इनके सारे कार्य जमीन पर नहीं है, सिर्फ कागजों पे होते हैं, विज्ञापनों में होते हैं, उसके अलावा कहीं कागज नहीं होते। नौकरी जहां जहां मिलती है सरकारी संस्थानों में, उन संस्थानों में उनको इन्होंने बेचने का काम कर दिया। जो इनके 2-3 उद्योगपति है, उनके हाथ में सारे देश की संपत्ति भेज दी। अब हमने अपने आप को प्रत्याशी मान लिया है और हम लोग आपस में तय करके और एक एक घर जाएंगे, एक एक मोहल्ले जाएंगे, एक एक जगह जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और मिल करके बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे और आपको वोट दिलवाने का काम करके हम आपको जितवाएंगे। लेकिन सही माने में तो आप बताइएगा इनसे कि आप खुद जीतने का काम कर रहे हैं, आप स्वयं अपनी जीत हासिल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, कैसा माहौल है उत्तर प्रदेश का, ये किसी से छुपा नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से जो सरकार आप देख रहे हैं, ऐसी सरकार देख रहे हैं जहां चारों तरफ विध्वंस हो रहा है, विनाश हो रहा है। विकास की नाम करते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास नहीं, विनाश होता है। अगर आप विकास कर रहे होते तो कहीं तो दिखता, किसी कोने में तो विकास मिलता। लेकिन आप पूरा प्रदेश घुमाइए, अपने आप ने देवा शरीफ भी देख लिया, अपने इस देवा महादेवा तक जाकर के देख लीजिए, इस पूरे बाराबंकी को देख लीजिए, क्या हाल इन्होंने बना दिया है, क्या तरक्की देने का काम किया। सिर्फ आते हैं, जब विज्ञापन छापते हैं, करोड़ों रुपए उसमें खर्च करते हैं विज्ञापन छापने में, पोस्टर लगाने में, बैनर लगाने में, टेलीविजन में दिखाने के लिए, और उसके बाद उसमें खाली ये दिखाते हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इनके सारे कार्य जमीन पर नहीं है, सिर्फ कागजों पे होते हैं, विज्ञापनों में होते हैं, उसके अलावा कहीं कागज नहीं होते। और कितना रुपया खर्च करते हैं विज्ञापन में, 1-2 रुपया नहीं। पहले 300 करोड़ रुपए महीने का बजट था, उसको बढ़ा करके 500 करोड़ रुपया कर दिया। 300 करोड़ का भी हिसाब अगर आप लगा लें 5 साल का, तो लगभग 20,000 करोड़ रुपया तो इन्होंने सिर्फ अपनी तस्वीर छपवाने के लिए और अपने विज्ञापनों में लगा दी। अगर यही रुपया इन्होंने 20,000 करोड़ रुपया लोगों के बीच में लगाया होता, गरीबों के बीच में लगाया होता, स्कूलों में लगाया होता, तो स्कूल में जो बच्चे खराब खाना खा करके जो दोपहर में उनको खाना दिया जाता, छोटे छोटे बच्चों को सैकड़ों की संख्या में जगह जगह बीमार होते नजर आते हैं, वो शायद नहीं होते। जो कोरोना के दौरान लाखों लाख लोग सड़कों में घूमते रहे, ऑक्सीजन की कमी, डॉक्टर की कमी, दवाई की कमी, और उसकी वजह से 1-2 नहीं लाखों लोगों की मौत हो गई, तो वो शायद नहीं होती अगर ये रुपया इन्होंने वहां लगा दिया होता और हम लोगों को वो दृश्य नहीं देखना पड़ता कि महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को गोदी में रख करके और 20 मील नहीं, सैकड़ों मील पैदल चल चल करके अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वो दृश्य भी देखा कि सूटकेस में एक छोटे बच्चे को लिटा करके और उसको भी ले जाते हुए, घसीटते हुए, वो भी देखा। इतनी मौतें हो गई कि दफनाने की जगह नहीं मिली, जलाने की जगह नहीं मिली, जलाने की लकड़ी कम हो गई, लकड़ी नहीं मिली, लोगों को गंगा नदी में बहाने का काम लोगों ने किया। और इतना ही नहीं, गंगा किनारे बालू में दबाने का काम किया, जहां जानवरों ने नोच खसोट करने का काम किया, वो भी हम लोगों ने गंदे गंदे दृश्य, भयावह दृश्य देखे, वो इस सरकार में देखने को मिले। अपने ऊपर रुपया खर्च कर रहे थे। अभी पिछले 3-4 महीने में आपने देखा जितने कार्यक्रम हुए, वो सब सरकारी कार्यक्रम, सब सरकारी कार्यक्रमों में पैसा किसका लग रहा था? आपका लग रहा था, हम लोगों का लग रहा था, टैक्स का पैसा लग रहा था जो मिलता है उनको। और उसमें सरकारी कार्यक्रम में करते क्या थे? खाली आके पत्थर लगाना और लगा करके कहना कि हमको वोट दे दो और अगले 5 साल में हम ये काम करके दिखा देंगे। 5 साल में अगर काम करके दिखाना था, पत्थर लगाने थे, तो पत्थर पहले क्यों नहीं लगाए? पहले न लगा करके और अब लगा करके लोगों से झूठ बोल करके, फिर से झूठा वादा करके, जैसे सैकड़ों वादे झूठे किए, फिर से वोट मांगने की इनकी योजना चल रही है। और उस सरकारी कार्यक्रमों में सरकारी काम छोड़ करके अपने वोट मांगने का काम कर रहे थे। हिसाब देना चाहिए कि अगर आप सरकार का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वोट क्यों मांग रहे थे? लेकिन वोट मांगने का काम आपके खर्चे से कर रहे थे। बसें लगा दी थी, अखबारों में आपने भी पढ़ा होगा, तस्वीरें देखी होंगी, सरकारी बसें सैकड़ों सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके बुलाई जाती थी, लोगों को बुलाया जाता था भीड़ इकट्ठा करने के लिए।
क्योंकि इनके नेता आते थे, बड़े नेता आते थे और पैसा बसों में किसका लग रहा था? सरकार का लग रहा था। यही बसें अगर दे दी होती कोरोना के दौरान, अगर यही टेंट लगा करके लोगों को भोजन दे दिया होता सड़कों के किनारे, तो शायद इतनी मौतें नहीं होती और वो हम लोगों के बीच में आज यहाँ पर मौजूद होते। आपने देखा किस प्रकार से इन्होंने सबके साथ में छलावा किया, पूरे छलावा के अलावा कुछ नहीं किया। महिलाओं से क्या कहा? हम तुम्हें सुरक्षा दे देंगे। कौन सी सुरक्षा दी महिलाओं को? महिलाओं से कहा तुम्हारी रसोई का खर्च कम कर देंगे। क्या किया इन्होंने? हर 2 घंटे में, ये हम नहीं कहते हैं, ये इनकी खुद की रिपोर्ट है, एनसीआरबी सरकारी रिपोर्ट होती है, वो कहती है कि उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार होता है और दुराचार होता है। ऐसी सुरक्षा मांगी थी इनसे। याद करिए बहन मायावती जी का जमाना। बहन मायावती जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, रात के 12 बजे भी अगर किसी महिला को, किसी घर की बेटी को बाहर निकलना पड़ जाता था किसी काम से, वो सोचती भी नहीं थी और घर से बाहर निकल जाती थी, क्योंकि उसको ये मालूम था कि किसी की मजाल नहीं है कि हमारी तरफ गलत निगाह उठा के देख ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी। आपने देखा कि रसोई की दाम कम करने की बात कर रहे हैं। गैस सिलेंडर का क्या हुआ? जो 200 रुपए का सिलेंडर था, आज उसके दाम बढ़ा करके 1200 रुपए के पार कर दिए। और जो पेट्रोल और डीजल था, जो 60 रुपए और 65 रुपए में मिलता था, उसको 100 के पार कर दिया। तो हर चीज के दाम अपने आप बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, चौतरफा बढ़ गई, अनाज के दाम बढ़ गए, सब्जी भाजी के दाम बढ़ गए, हर चीज के बढ़ गए। और नतीजा ये हुआ कि जो 50 रुपए में रसोई चलती थी, अब वो 500 रुपए में भी नहीं चलती है। इस तरह से महिलाओं को वो जो कह रहे थे कि हम आपको फायदा पहुंचाने का काम करेंगे, सिर्फ धोखा देने का काम किया। इसी तरह से बेरोजगार नवयुवकों से क्या कहा था? 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, और उसके बाद दिया क्या? लाठी डंडे। जब उन्होंने मांगा कि कहां है वो नौकरी, तो उनसे कहते हैं नौकरी दे कहां सकते तुमको समझ लेना चाहिए था। ये तो जुमला है, उसी तरह का जुमला है जैसे 15 लाख रुपए देने का जुमला किया था और उसके बाद 15 लाख किसके खाते में पहुंचे। इसी तरह से ये समझ लेना चाहिए था, नौकरी तो हम तब देंगे जब हम नौकरी की कोई जगह छोड़ेंगे। आज नौकरी कहां मिलती है? नौकरी जहां जहां मिलती है सरकारी संस्थानों में, उन संस्थानों में उनको इन्होंने बेचने का काम कर दिया। उन्होंने अपने निजी हाथों में इनको बेच दिया। अपने चुनिंदा जो इनके 2-3 उद्योगपति है, उनके हाथ में सारे देश की संपत्ति बेच दी, आपके प्रदेश की भी बेचने का काम किया। चाहे रेलवे हो, चाहे ऑयल कंपनियां हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, और अब तो बैंकों को भी बेच दिया। पहले उसमें घोटाला किया और घोटाला करके हजारों करोड़ रुपया पहले लुटवा करके और उन्हीं घोटालेबाजों के हाथों में उनको बेचने का काम कर रहे हैं। और घोटालेबाजों से कहा कि तुम लोग विदेश में जाके बैठ जाओ, तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी हमारी है। और वो लोग यहां से रुपया लेकर के बाहर निकल गए और बैंकों को भी उनको बेच रहे हैं। जितने भी संस्थान उत्तर प्रदेश में जहां नौकरी लाखों की संख्या में मिलती थी, चाहे जल निगम हो, जल संस्थान हो, ब्रिज कॉर्पोरेशन हो, पीडब्ल्यूडी हो, और चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, इस तरह के जितने भी स्थान हैं जहां पर लोग नौकरी पाते थे, उनको इन्होंने नौकरी की खत्म करके व्यवस्था को और नौकरी की जगह इनको ठेकेदारों को दे दिया। ठेकेदारों के हाथ में अब काम दे दिया है। ठेकेदार जब उसके हाथ में आ गया तो वो नौकरी कहां देगा? वो तो अपने हिसाब से अपने आदमी रखेगा, जिनको आज रखेगा कल निकाल के बाहर कर देगा। तो आज उत्तर प्रदेश में जब नौजवान बाहर खड़े हुए, उठ के खड़े हुए, उन्होंने कहा, तो उनसे क्या कहा इन्होंने? लाठी डंडे मारने के बाद क्या कहा? कहा कि हम तुमको सलाह दे सकते हैं। और क्या सलाह दे सकते हैं? तुम पढ़े लिखे नौजवान युवक हो, तुम जाओ और जा करके पकौड़ा बेचने का काम करो, खोंचा लगाने का काम करो, ठेला लगाने का काम करो। तुम लोग पढ़े लिखे हो, तुम लोग ज्यादा अच्छा पकौड़ा बनाओगे और ज्यादा अच्छी चाट बना के खिलाने का काम करोगे। तुम लोग अपना रोजगार इस तरह से करने का काम करो। इस तरह से धोखा देने का काम पढ़े लिखे लोगों को इन्होंने किसको धोखा नहीं दिया? किसानों से क्या कहा कि हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे। कहां 2 गुना आमदनी कर दी? गन्ना किसान जो है, आपको मालूम है कि इन्होंने आमदनी तो छोड़िए, 4 काले कानून उनके ऊपर लादने का काम किया। ऐसे 4 कानून जिसके तहत में किसान को मजबूरन अपनी जमीन पट्टे में देनी पड़े,
और पट्टे में किसको? उन्हीं उद्योगपतियों को, उन्हीं इनके चहेतों को जो इनको लाखों करोड़ रुपया चंदा देते हैं और कहते हैं कि चुनाव लड़ लो। उनको देने के लिए इन्होंने 4 कानून बनाए। बहुजन समाज पार्टी ने, हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर हर जगह उसका विरोध किया, लेकिन और किसानों ने विरोध किया क्योंकि इनके कानून को समझ गए थे कि ये जमीन एक बार हमारे हाथ से गई तो इस पूरे जीवन भर में नहीं मिलने वाली। हम कोर्ट कचहरी करते करते थक जाएंगे, लेकिन ये जमीन हमको वापस नहीं मिलेगी। 700 से ज्यादा किसान मर गए 15 महीने के आंदोलन में, इनको असर नहीं हुआ। इन्होंने आंदोलन को दबाने की कोशिश की और इस हद तक नीचे गिर गए कि अपने मंत्री और मंत्री के लड़के के माध्यम से लखीमपुर में आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से अपनी गाड़ी से कुचल करके किसानों को मारने का घृणित काम किया और दबा करके मार दिया। आज वो व्यक्ति अभी भी मंत्री बने हुए हैं, उनका लड़का आज 4 महीने भी नहीं हुए हैं, तीसरा महीना पूरा हुआ है, उनको बेल मिल जाती है और बेल निकल के फिर बाहर आ गए हैं और कहते हैं कि चुनाव खत्म हो जाने दो, हम तो कानून भी लाएंगे वापस और सबक भी सिखाएंगे। अभी से धमकी देने लगे हैं। तो ये वो सरकार है। हम तो गरीबों की झोपड़ी में जब चुनाव आएगा तो चले जाएंगे उनको समझाने के लिए और जाते हैं। आपने देखा तस्वीरें आती हैं, चाहे समाजवादी पार्टी वाले हो, कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जैसे ही चुनाव आता है ये गरीबों के यहाँ जाते हैं, दलितों के यहाँ जाते हैं, फोटोएं खिंचवाते हैं, मीडिया को साथ में ले जाते हैं, कहते हैं देखो उनकी झोपड़ी में बैठ के हम खाना खा रहे हैं। ये नहीं बताते हैं कि जो खाना खा रहे हैं वो खाना ये 5 सितारा होटल से बनवा करके ले जाते हैं और ले जा करके वहां पर रखने का काम करते हैं पहले से और फिर वहां खाना खाते हैं। बहन मालती जी झोपड़ी में नहीं जाती हैं, लेकिन झोपड़ी वालों को निकाल करके, झोपड़ी से बाहर निकाल करके और 2 कमरे के पक्के मकान देने का काम करती हैं। यही फर्क है इनमें और बहन मालती जी। बहन मालती जी ने खाली भाईचारे का नारा नहीं दिया था, सर्वजन हिताय सज्जन सुखाय का नारा नहीं दिया था, उन्होंने अमली जामा भी पहनाने का काम किया था। बहन मालती जी ने चारों तरफ विकास करने का काम किया था। जहां कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया था, वहां चारों तरफ विकास भी करने का काम किया था। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं 75 जिले हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि इन 75 जिलों में से 1/3 जिले 23 जिले उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से ये बहन मालती जी ने बनाने का काम किया। ये नए जिले बना करके समग्र विकास करने का काम बहन मालती जी ने करने का काम किया उत्तर प्रदेश में। 29,500 डॉक्टर अंबेडकर ग्राम जो हैं उनका समग्र विकास किया, सीसी रोड बनाते हुए समग्र विकास करने का काम किया। 29,500 प्राइमरी स्कूल बनाए, उन 5,000 से ज्यादा जूनियर हाई स्कूल बनाए। हजारों की संख्या में उन्होंने महिलाओं, लड़कियों के लिए, औरों के लिए स्कूल और कॉलेज बनाने का काम किया। 1 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज बना करके उत्तर प्रदेश को देने का काम किया। 6,500 मेगावाट की बिजली जहां बनती थी उसको बढ़ा करके अंधेरे से उजाला में ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश को 13,500 मेगावाट पहुंचाने का काम बहन मालती जी ने किया था। आप बहन मालती जी कानून द्वारा कानून का राज ऐसे ही नहीं चलाती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार जब आती है, आपको मालूम है 2003 से 7 तक थी, कैसा राज चल रहा था। 2012 से 17 में आए, फिर से वही राज्य शुरू हो गया। जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, डकैती, फिरौती, लूटमार, बलात्कार, दंगे, फसाद, इसकी एक पूरी लाइन लग जाती है। मालूम पड़ जाता है बच्चे बच्चे को कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई उसको। लेकिन बहन मालती जी की जब सरकार थी, कानून द्वारा कानून का राज चलाती। इनकी तरह नहीं, समाजवादियों की तरह नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि ये तो हमारे अपने हैं, इन्होंने जुर्म किया, इनको छोड़ दो, और बाकी दूसरे हैं उनके लिए क्या कहते हैं, अगर जुर्म नहीं भी किया है तो उनको रोको और ठोक दो, क्योंकि हमसे राजनीतिक इनका द्वेष है, इसलिए उनको मार दो। बहन मालती जी ने कानून द्वारा कानून का राज चलाने के लिए अपनों को भी नहीं छोड़ा। उनके खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 15 दिन पुरानी सरकार थी 2007 में, याद करिए, जब बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, लेकिन हमारे एक मेंबर पार्लियामेंट ने अपने हाथों में कानून लेने का काम किया था। बहन मालती जी गरीबों को परेशान करने का काम किया था। बहन मालती जी ने उनको बुलाया
अपने घर में, अपने बंगले में लखनऊ में वहीं से हथकड़ी लगवा करके और 5 साल तक जेल में रखने का काम किया था। ये सभी को मालूम है। तब कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया था। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, जो अपनी पीठ थपथपाते हैं और क्या कह के थपथपाते हैं कि देखो हम तो रोको ठोको की नीति चला रहे हैं। इस बात को कहते हुए बड़े खुश होते हैं कि हमने देखो उत्तर प्रदेश में इतने लोगों को मार गिराया, और जब गिनती सुनाते हैं तो ब्राह्मण समाज का खास तौर से नाम लेते हुए नहीं भूलते हैं। कहते हैं कि हमारी सरकार में दुर्दांत अपराधी थे, जो लोग थे 500 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याएं हो गई और 100 से ज्यादा एनकाउंटर हो गए। 100 से ज्यादा एनकाउंटर बताते हुए उनका चेहरा खिल जाता है कि ब्राह्मण समाज को हमने सबक सिखाने का काम किया है, और अब की बार 5 साल अगर हमारी सरकार रह गई तो इनको हम देखो ये 100 की गिनती कितने हजारों में पहुंचाते हैं, ये तुम लोग आगे देखना। लेकिन वो भूल जाते हैं कि अब उनका समय चला गया है। जो जो उन्होंने किया है वो सबके सामने है। किस तरीके से एक दलित समाज की बेटी के साथ में हाथरस में हुआ, वो किसी से छुपा नहीं है कि दलित समाज की बेटी उसके साथ बलात्कार हुआ, और उसके बाद जब वो मर गई तो उसका मृत शरीर भी हमारे मुख्यमंत्री के निर्देश पे उसके घर वालों को नहीं देने दिया गया। रोती रही, बिलखती रही उसकी माँ और उसके घर वाले कि मर गई है, हमको कम से कम शक्ल तो दिखा दो। अच्छा, वो भी नहीं देखने दिया। आप लोगों ने भी देखा होगा किस तरह से मुख्यमंत्री जी खुद ही टेलीविजन के सामने बैठे हुए थे और अपनी तस्वीर पीछे से खिंचवा रहे थे कि हम लैपटॉप पे देख रहे हैं, हम सारा प्रकरण अपने हाथ में लिए हुए हैं। जिलाधिकारी हाथरस से कहा कि तुम खड़े रहोगे वहीं पर और खड़े रह करके ये देखोगे कि किसी भी प्रकार से उसका मृत शरीर उनके परिवार वालों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो लोग इसमें अपराधी हैं वो हमारे अपने हैं, हमारे चहेते हैं, उनको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर 15-15 कैबिनेट मंत्रालय ब्राह्मण समाज के लोगों को दिए थे तो 1 दर्जन से ज्यादा ब्राह्मण समाज के उन्होंने एमएलसी भी बनाए थे, विधान परिषद का अध्यक्ष भी बनाया था, राज्यसभा में हमको नेता बनाया अपनी पार्टी का, लोकसभा में भी उपनेता बनाने का काम किया था ब्राह्मण समाज के। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को ब्राह्मण समाज के उन्होंने पार्लियामेंट में भेजने का काम किया था। 30 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को मंत्री का दर्जा देते हुए उन्होंने अलग अलग विभागों में उनको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाने का काम किया था। इतना ही नहीं, 5000 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को सरकारी वकील बनाया था, चाहे महाधिवक्ता हो और चाहे अतिरिक्त महाधिवक्ता हो, उससे नीचे लेके हर अदालत में, उच्च न्यायालय से लेके नीचे के अदालत में। तो ये कहने का मतलब ये कि उन्होंने सब समाज के लिए किया, तो उन्होंने ब्राह्मण समाज को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने जिससे जो वादा किया उसको पूरा किया, और इसीलिए आज आप देख रहे हैं, आज चाहे अल्पसंख्यक समाज के हमारे साथी हैं जिनको कि इस पार्टी ने बहुत डराया, बहुत धमकाया, जिनको कि छला समाजवादी पार्टी ने अपने 5 साल तक सिर्फ छलने का काम नहीं किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया, कभी कुछ नहीं दिया। बहन भारती जी से तो जो कहा गया उन्होंने करने का काम किया, चाहे अरबी फारसी यूनिवर्सिटी हो, चाहे अन्य चीजें हो, जो भी मांगा उन्होंने बहन भारती जी ने, क्योंकि वो सर्वजन के बारे में सोचती है। सर्वजन के लोगों को मंत्रालय में मंत्री बनाने का काम किया, चाहे पिछड़ा वर्ग समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, उन्होंने सबको एक साथ लेकर के और चलने का काम किया, भाईचारा बनाने का काम किया। 134 समाजवादी पार्टी ने दंगे कराए उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर का दंगा होता रहा और वो सफाई में बैठ करके नाच गाना देखते रहे। आज वो कह रहे हैं कि मुझे अफसोस हो रहा है, अब उनके बयान आने लगे हैं कि अब तो ये मुझे लग रहा है कि हम तो समझते थे कि मुस्लिम समाज जो है हमारे हाथों बिका हुआ है, वो बिकाऊ है, और वो बिका हुआ है, मजदूर है, बिका हुआ जैसे मानते हैं उस तरह का समझते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 3-3 जहां बच्चाओं में वोट पड़ा है, एक तरफ मुस्लिम समाज ने भी अन्य समाज के साथ साथ में बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम किया, तो उनकी नींद उड़ गई है, उनके होश उड़ गए हैं और परेशान हो गए हैं। उनको लग गया है कि चीज हाथ से निकल गई है। इसीलिए आपने देखा कि अब बौखलाहट वाले बयान जैसे भारतीय जनता पार्टी वाले देते हैं, वैसे ही ये भी देने लगे हैं। आज की स्थिति ये है कि बहुजन समाज पार्टी एक तरफा, हर व्यक्ति उनके साथ, हर जात, हर धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि लोग उत्तर प्रदेश में दोबारा से भाईचारा कायम करना चाहते हैं, दोबारा से आपस में मिलजुल करके रहना चाहते हैं, एक साथ एकजुट के रहना चाहते हैं। और इसीलिए अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप इस प्रदेश में खुशहाली आए, भाईचारा बने,
किसान को उसका हक मिले, महिलाएं सुरक्षित रहें, बेरोजगारों को रोजगार मिले, उनको दूसरे प्रदेशों में जाकर के लज्जित ना होना पड़े, वहां बेइज्जती ना उठानी पड़े। तो इसलिए तो आपको सबको मिल करके और अपनी सरकार बनाने के लिए आने वाली 27 तारीख को हमारे दोनों जो प्रत्याशी हैं, श्री डॉक्टर विवेक वर्मा जी और कुमारी मीता गौतम जी, इनके साथ साथ में जो हमारा ये बाराबंकी जिला है, उसकी हर सीट पर, यहां से अभी दूसरी सीट पे मीटिंग में हमारी ये बाराबंकी की है, लेकिन हम यहां से मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहेंगे बाराबंकी के हर व्यक्ति से कि आप लोग अपना वोट खराब मत होने दीजिए। एक एक वोट आप हाथी के निशान पे लगा करके और बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करिए और इतने भारी मतों से इनको जिताइए, इतने भारी मतों से जिताइए कि इनके जो विरोधी लोग हैं उनकी जमानत जब्त करा करके इनको विधानसभा में भेजिए, जिससे कि विधानसभा में जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम लिया जाए तो ये कहा जाए कि देखिए बाराबंकी से हम हर सीट जीत करके आए हैं और लोगों की जमानत जब्त करा के आए हैं। इतना कहते हुए आपसे एक और अनुरोध करते हुए कि आने वाली 27 तारीख को आप लोग जब वोट डालिएगा, आने वाली 27 तारीख को जब आप वोट डालिएगा तो ध्यान रखिएगा कि वहां 2 मशीनें होंगी। एक मशीन में आपको हाथी का निशान मिलेगा, उसको तब तक दबाए रखिएगा जब तक छोटी मशीन से आपको हाथी का निशान न दिख जाए और वो स्लिप कट के नीचे न गिर जाए, तब तक अपना अंगूठा न हटाइएगा। और अगर ऐसी स्लिप न दिखे तो फिर आप वहां के अधिकारी को बुला करके उसको बताइएगा कि आपकी मशीन खराब हो गई है और इसको ठीक करिए और तभी अपना अंगूठा हटाइएगा। इसी को बात को कहते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।